नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। आज का जो पॉडकास्ट है वो इस पे फोकस करेगा और ये प्रश्न भी आया था। प्रश्न थोड़ा सा ये रोचक है, इस वजह से भी मैं इसके ऊपर एक पॉडकास्ट कर रहा हूँ और काफ़ी टाइम से एक सब्सक्राइबर रिक्वेस्ट भी कर रहे थे कि इसके ऊपर पॉडकास्ट करिए आप। ऑल्दो ये एक बहुत ही सेल्फ अंडरस्टूड टॉपिक है, बट इसके ऊपर एक शॉर्ट पॉडकास्ट शायद मैं कर सकता हूँ और लाइट डालना थोड़ा ज़रूरी होता भी है आप लोग के लिए। तो एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने लिखा कि आप नेचर ऑफ द माइंड के बारे में क्यों बात करते हैं, आप मिस्टिसिज्म जैसे रीइंकार्नेशन, भूत प्रेत आत्माएं के बारे में क्यों बात करते हैं, आप अद्वैत के बारे में ही बात करें, लॉज ऑफ द यूनिवर्स के बारे में क्यों बात करते हैं। जैसे कि उसके बाद उन्होंने वो कंपेयर किया, तुलना करी आचार्य प्रशांत के साथ कि जैसे आचार्य प्रशांत सोशल मुद्दों पे बात करते हैं, खुद को आध्यात्मिक गुरु कहते हैं और बात करते हैं सोशल गुरु, वैसे आप अपने आप को आध्यात्मिक गुरु बोलते हो। आपके चैनल का नाम है दिस इज स्पिरिचुअलिटी और आप खुद ही नॉन स्पिरिचुअल चीज़ों की बात कर रहे हो। और ये एक संदीप के फॉलोअर है, तो इसी को थोड़ा सा क्लियर अप करना बहुत आवश्यक है। बिकॉज मैंने पहले तो इसको पहले समझते हैं व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी। अगर हम स्पिरिचुअलिटी की डेफिनेशन ही नहीं क्लियर करेंगे अपने माइंड में, तो आई थिंक सारे फंडे जो भी मैं बताऊंगा वो सब बेबुनियाद है आपके लिए। स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है अध्यात्म, ठीक है, हिंदी में। अध्य मतलब होता है द चैप्टर, सेल्फ मतलब होता है आत्म, द चैप्टर ऑफ सेल्फ। अब लोगों को ये लगता है द चैप्टर ऑफ सेल्फ में जो ब्रह्म है उसकी बात करो, यानी जो सबसे सटलेस्ट रियलिटी है, जहां से सब कुछ निकला है, दैट इज द एसेंस ऑफ द यूनिवर्स, उसके बारे में भी बात करी। पर यह कहां कहा गया है कि अति सूक्ष्म अध्यात्म के बारे में बात करनी है। अध्यात्म का मतलब क्या होता है कि मैं कौन हूं। क्या आप यूनिवर्स नहीं हो? तो अगर मैं यूनिवर्स के लॉस के बारे में बात करता हूं तो क्या वो स्पिरिचुअलिटी में नहीं आएगा? क्या आपसे ये ब्रेन नहीं बना है? आपसे यानी ब्रह्म से। तो ब्रह्म की जो प्रकृति है, द नेचर ऑफ द माइंड है, उसके बारे में क्यों नहीं बात कर सकता मैं? मरने के बाद क्या होता है, उसके बाद किस तरीके से प्रोसेस होता है, एटमॉस्फेयर क्या होता है, व्हाट इज द रियलिटी विच एग्जिस्ट आफ्टर डेथ, अगर मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं तो वो भी तो सेल्फ से जुड़ा हुआ है। हां, अगर मैं सनी लियोनी के बारे में बात कर रहा हूं तो वो आध्यात्मिक बातें नहीं है, क्योंकि अब आप आ गए एक तमस के बारे में बात कर रहा हूं। अगर मैं आपसे ये बात कर रहा हूं कि दिल वाले दुल्हनिया ले जाए में क्या होता है, तो आप कहोगे कि ये भी तो करण जौहर ने बनाई है, तो करण जौहर भी तो आत्मा है, तो आत्मा का बनाया हुआ कोई काम वो भी तो मैं बात कर सकता हूं। नहीं, अगर मैं पोर्शे कार के एक्सीडेंट के बारे में बात कर रहा हूं जो कि आचार्य ने करी थी, तो आप कहोगे कि क्यों, आचार्य प्रशांत भी तो वो हैं, क्या बोलते हैं, ब्रह्म है, और ब्रह्म से ही तो ये बात निकल रही है, तो ये उचित होनी चाहिए ना। मतलब ये कोई लॉजिक हुआ? तो अब इनका सवाल था कि आप सिर्फ सेल्फ के बारे में बात करें, इसके बारे में बात ना करें। पहले तो मैंने जो आपका सेल्फ की डेफिनेशन है उसके बारे में भी हमेशा बात करी। ये प्रॉब्लम तब होती है जब ओकेजनल विजिटर होते हो आप मेरे चैनल पे। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर मेरे पॉडकास्ट जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं वो जानते हैं कि जब पिछले 2 साल से, ऑलमोस्ट हमें 2 साल हो जाएंगे शायद सितंबर में, 22 में चालू किया था शायद हमने, जुलाई में पॉडकास्ट 23 से किया था, 22 से किया था, नहीं 22 से किया था शायद, और 2 साल होने वाले हैं ऑलमोस्ट 450 पॉडकास्ट के ऊपर जा चुका है हम लोग का। तो पहुंचने वाले हैं, 450 पहुंचने वाले हैं हम लोग। हमने बहुत बातें करी हैं अध्यात्म के बारे में।
अब 450 पॉडकास्ट सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म के बारे में नहीं हो सकते। नहीं तो आप कहोगे कि क्यों नहीं हो सकते? इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि ब्रह्म को समझाना बहुत सिंपल है। अष्टावक्र गीता या फिर जो भी बातें हुई हैं कि तुम कौन हो, तुम विश्व साक्षी हो, तुम कण कण में व्याप्त हो, तुम अविनाशी हो जिसका विनाश नहीं हो सकता। तो ऐसे अलग अलग एंगल से हम टच कर सकते हैं, लेकिन वो भी सिर्फ 20, 30, 50, 100 पॉडकास्ट में मैक्सिमम खत्म हो जाएगा। ब्रह्म का समझना बहुत आसान है। ब्रह्म को अवचेतन मन में उतारना, अपने आप को ब्रह्म मान के चलना, ये थोड़ा सा मुश्किल है, ये अभ्यास चाहिए इसके लिए। तो समझाना बड़ा आसान है अद्वैत को, तो इसलिए उसमें पॉडकास्ट जो है ख़त्म हो जाते हैं। मेरी जो ऑडियंस है मिक्स्ड ऑडियंस है। कुछ मेरे आचार्य प्रशांत के फॉलोअर्स हैं, कुछ संदीप के फॉलोअर्स हैं, मैक्सिमम संदीप के फॉलोअर्स हैं। अब संदीप महेश्वरी जी के जो फॉलोअर हैं वो ऑलरेडी थोड़े से एजुकेटेड है ब्रह्म के बारे में। तो हमेशा मैं कस्टमर सेंट्रिक बातें नहीं करता हूँ कि मैं आप सोचूं कि आपके बारे में बात करूँ, नहीं। मुझे जो मेरी वृद्धि है, जो मेरी ग्रोथ है, मेरे को 7 से 8 साल हो चुके हैं, तो मैं उस लेवल पे बातें करता हूँ। जो मेरी भी 7 से 8 साल की जो रिसर्चेज हो चुकी हैं, मैं वहाँ से बातें करना चालू करता हूँ। कोई एक बेसिक इंसान है, वो आके ये बातें सुन रहा है, उसको घोस्ट की बातें सुनाई दे रही हैं, वो कहेगा ये क्या बातें हो रही हैं? क्योंकि आपका जो पर्पस है वो है हैप्पीनेस। आपको आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है। मेरे को आत्मज्ञान प्राप्त हुए 3-4 साल हो चुके हैं। वैराग्य मेरा हर साल गहराता जाता है, हर महीने मेरा वैराग्य गहरा रहा है, ठीक है। बाई प्रोडक्ट है वैराग्य आत्मज्ञान का। तो मैं हमेशा आपको नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि मैंने पहले तो आपसे पैसे नहीं लिए हैं कि मैं सबको पढ़ाऊंगा आत्मज्ञान के बारे में। हमेशा मुझे जो बात करनी है मैं वो बात करूंगा। अब क्यों करता हूं इसके बारे में, मिस्टिसिज्म के बारे में बात क्यों हो रही है? रीइंकार्नेशन आपको यकीन नहीं होता, मुझे यकीन होता है। यहाँ पे बात यकीन और ना यकीन की नहीं है कि आपको यकीन नहीं होता, मैं आपके ऊपर ओवरबर्डन डाल रहा हूं कि रीइंकार्नेशन को यकीन करो, घोस्ट को यकीन करो, क्योंकि आप संदीप फॉलोअर हो। देखिए, जो भी गुरु आया है उसने एक फ्रेगमेंटल अप्रोच रखी है। उसने एक फ्रेगमेंट उठा लिया है। कोई अद्वैत का फ्रेगमेंट उठा के बात कर रहा है तो वो ना तंत्र की बात कर रहा है, ना उसकी बातों में चक्रास आते हैं, ना उसकी बातों में इंद्रियां आती, नाड़ियां आती हैं, ना उसकी बातों में भूत पिशाच आते हैं, ना ही उसकी बातों में सुपर नेचुरल पावर्स का वर्णन होता है। क्योंकि अद्वैत की बात कर रहा है तो वो एक बात करता है। पर अगर हम अपने वेदों को उठा के देखें तो कुछ वेद हैं जो उपनिषद हैं, मैक्सिमम उपनिषद में आपको मिस्टिसिज्म कहीं ना कहीं छिड़का हुआ मिलेगा। पर कुछ उपनिषद है जैसे कि मांडूक्य उपनिषद या फिर अष्टावक्र गीता, ये एक फ्रेगमेंट को टच करते हैं रियलिटी का। वो है सबसे सटलेस्ट रियलिटी, वो है ब्रह्म। अब जब आप ये पढ़ते हो, आप पढ़ते हो अष्टावक्र गीता, आप उस कल्चर से आए हो। कोई पढ़ रहा है मांडूक्य उपनिषद, उस कल्चर से आया है। कोई भगवत गीता पढ़ रहा है, उस कल्चर से आया है। ये सब आके मिक्स हो जाते हैं। अब आपको लगता है कि इसके अलावा कोई रियलिटी ही नहीं है, जबकि आपके अपने सनातन धर्म में तंत्र विद्या के बारे में भी कितनी किताबें लिखी हुई हैं। आपके अपने सनातन धर्म में, हमारे जो अपने ये जो सनातन संस्कृति है, इसमें और भी किताबें लिखी हुई हैं। तो आप कहोगे कि इसके बारे में क्यों बात करना है? क्यों नहीं बात करना है? क्यों नहीं बात करना है? आपका उद्देश्य क्या है? मेरा उद्देश्य है आत्मज्ञान, तो आत्मज्ञान के बारे में बात करो। आप वो पॉडकास्ट सुनो मेरे जो आत्मज्ञान से रिलेटेड है। नहीं, आप अपने पॉडकास्ट चेंज करो। मैं क्यों चेंज करूं? मैं क्यों बात करूं आपके हिसाब से? भाई, मैं कोई जय कृष्णमूर्ति की तरह फ्रेगमेंटल अप्रोच नहीं लेके चलता हूं। मेरी अप्रोच जो है वो कह सकते हैं आप ओशो की तरह है। मैं सबके बारे में बात करता हूं। ऑल्दो ओशो लॉज ऑफ द यूनिवर्स और नेचर ऑफ द माइंड के बारे में इतना बात नहीं करते थे। मेरी जो अलग एक रिसर्च है। क्यों रिसर्च है मेरी अलग? क्योंकि अलग करना पड़ेगा। अगर मैं वही बात करूंगा तो मैं तो रट्टू तोता हो गया।
अगर मैं अपनी कोई रिसर्च नहीं लेके आऊंगा और उपनिषद के बारे में बातें करता रहूंगा तो मैं तो रट्टू चौचा हो गया। हाँ, ब्रह्म के बारे में जब बात करूंगा तो मैं वही बात करूंगा जो अष्टावक्र गीता ने करी है, जो कृष्णा ने करी है, जो कृष्णमूर्ति ने करी है, जो निषद महाराज ने करी है, जो इसमें करी है, क्या बोलते हैं, जो भी आत्मज्ञान से जुड़ी हुई पुस्तकें हैं उसमें बात करिए। ब्रह्म के बारे में मैं कोई भी डिवीजन नहीं करता। जब आप मेरे से पूछोगे कि ब्रह्म क्या है तो मैं क्लियर आंसर दूंगा आपको, ये है ब्रह्म। लेकिन अब आप कहोगे कि इसके बारे में ही बात करो और दूसरी बातें मत, क्यों करूं मैं बातें भाई? मेरा पॉडकास्ट है, मेरी रिसर्चेज हैं। आपका उद्देश्य क्या है? आत्मज्ञान, तो आप आत्मज्ञान सुनो। मेरा उद्देश्य आत्मज्ञान नहीं है। मेरा उद्देश्य है ह्यूमन मैकेनिज्म, यूनिवर्स को एक्सप्लोर करना। अब आप कहोगे आपका मैकेनिज्म आत्मज्ञान क्यों नहीं है? मेरा मैकेनिज्म आत्मज्ञान इसलिए नहीं है क्योंकि मैं आत्मज्ञान को हमेशा अकेले में पढ़ता हूं, मैं पॉडकास्ट पे उसकी बातें नहीं करता। अगर मैं आत्मा के बारे में बात कर रहा हूं, पढ़ रहा हूं, तो मैं पढ़ता हूं, उसमें बात करने जैसा कुछ है नहीं। सिंपल सा लॉजिक है, आप ब्रह्म हो तो ये जो भगवान है वो भी सब ब्रह्म है, ये दुनिया क्या है वो भी सब ब्रह्म है। अब आपको इसको अपनी स्मृति में उतारना है, एक्सपीरियंशियली देखना है कि आप सच में ब्रह्म हो, क्वेश्चनिंग करनी है। क्यों? क्योंकि आपका उद्देश्य क्या है? आपका उद्देश्य जो है, क्योंकि आप एक बिगिनर हो, आपका उद्देश्य आत्मज्ञान है। मेरा उद्देश्य आत्मज्ञान नहीं है। जब मैं शुरुआत करा था तो मेरा उद्देश्य आत्मज्ञान था। मेरा उद्देश्य आत्मज्ञान नहीं है। मेरे पॉडकास्ट को लेके मेरा उद्देश्य है अपने बारे में कुछ जानते रहना, वृद्धि है, आंतरिक वृद्धि मेरा, कि आज मैंने ये नेचर ऑफ द माइंड के बारे में जानना है। वाई शुड नेचर ऑफ द माइंड बी नोन? बिकॉज इफ यू अंडरस्टैंड द माइंड यू कैन कंट्रोल द माइंड। वाई वुड यू लाइक टू अंडरस्टैंड द रीइंकार्नेशन? बिकॉज आई वॉन्ट टू नो whether when I die, if I become the ultimate reality which is called Brahma, or is there something in between? तो आप कहोगे कि आपको ख्याल ही बुला हो रहा है कि बीच में। मैं कह रहा हूं आपको कितना % गारंटी है पता है कि आप ब्रह्म बनोगे? किताबों में लिखा है। तो मैं आपको ऐसी किताबें दिखा दूंगा जहां पे मरने के बाद भूत पिशाच बनता आदमी। नहीं, अष्टावक्र गीता, अष्टावक्र जी की जो वो है ना अथॉरिटी, वो ज्यादा है। वो किसने बनाई? वो आपने बनाई, संदीप ने बनाई आपके माइंड में। मैं ऐसे पतंजलि योग सूत्र में अगर आप संपूर्ण असंपूर्ण समाधि के बारे में बात करेंगे तो उसमें बहुत सारे संस्कारों के बारे में बात हुई है। तो पतंजलि योग सूत्र ज्यादा बड़ा हुआ या फिर संदीप महेश्वरी ज्यादा बड़ा? नहीं, संदीप महेश्वरी इसलिए बड़ा हुआ क्योंकि आपने बचपन से संदीप महेश्वरी को सुना है। लेकिन संस्कृति हमारी क्या कहती है? हमारी संस्कृति ये कहती है कि संदीप महेश्वरी बड़े नहीं है, पतंजलि ज्यादा बड़े। और पतंजलि ने जो कुछ भी लिखा हुआ है, अगर आप पतंजलि योग सूत्र पढ़ेंगे कभी, आपके अंदर अगर इतना सब्र है तो आपको समझ में आएगा कि उन्होंने क्या बातें करी है कि संस्कार को कैसे खत्म किया जाता है अपने अंदर। और अगर संस्कार को खत्म करने पे इतनी बड़ी पुस्तक लिखी हुई है तो इसका मतलब संस्कार की कोई भूमिका है मरने के बाद। और अगर संस्कार की मरने की भूमिका है तो इसका मतलब है कि संस्कार बचते हैं। भाई, संस्कार को खत्म करने का मतलब क्या? इसका मतलब संस्कार बच रहे हैं मरने के बाद। और अगर संस्कार बच रहे हैं ब्रह्म के साथ, तो ब्रह्म के साथ संस्कार बच रहे हैं, यानी ब्रह्म प्योरिटी में नहीं बच रहा है, ब्रह्म के साथ चिपकी हुई है संस्कार। जो संस्कार है यानी जो आदतें हैं, जो वासनाएं हैं, वो चिपकी रहती हैं उसके साथ। क्योंकि अगर आपके मरने से कोई फर्क पड़ता तो जो आदमी आत्मज्ञान लेके मर रहा है और जो आदमी अनात्म ज्ञान लेके मर रहा है उसमें कोई डिफरेंस तो होगा ना? तब तो कोई डिफरेंस ही नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? तो अगर इतने सारे सेजेस बात कर रहे हैं रीइंकार्नेशन के बारे में, 2019 में जब मैंने इसके बारे में पढ़ना चालू किया रीइंकार्नेशन के बारे में, तो मेरे अंदर बहुत भयंकर रुचि जागी। क्योंकि मुझे पता करना है कि मैं कहां जाऊंगा मरने के बाद, मेरे साथ क्या होने वाला है। व्हाट इज द, आई नीड टू नो इट, बिकॉज दैट इज व्हाट इट इज इंपॉर्टेंट टू नो कि आत्मा का क्या होता है। तुमने अपने कहीं सुन लिया किसी गुरु से कि आत्मा का मरने के बाद ब्रह्म बन जाती है, कितनी % गारंटी है इस बात की? अब आप पूछोगे आपके पास कितनी % गारंटी है कि आत्मा मरने के बाद
ब्रह्म नहीं बनती है, मैं बताता हूं क्या गारंटी है। आपकी तरह मैं भी संदीप महेश्वरी को फॉलो करता था 2018-19 तक, पर जब मैंने पहली बार जन्म मरण की बातें भगवत गीता में पढ़ी तो मेरे अंदर एक विंडो खुली कि मैंने कहा हो सकता है कृष्ण बात कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ लॉजिक होगा। फिर मैंने जग्गी वासुदेव सदगुरु है उनके मुंह से सुना, चलो वो तो नए सेज है, उन पे आप क्यों भरोसा करोगे, यही आदमी अभी मर जाए 1000 साल बाद इसकी किताबें पढ़ोगे तो इसको बना दोगे तुम आदि शंकराचार्य, सदगुरु जग्गी वासुदेव को, लेकिन अभी जिंदा है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, बट चलो ठीक है मान लेते। फिर मैंने सबसे लॉजिकल इंसान को सुनना चालू किया जो कि था जे कृष्णमूर्ति, क्योंकि मेरे अंदर ये विंडो खुल रही थी रीइंकार्नेशन के ऊपर। तो मैंने उन सोचा कि ये कुछ कहते हैं, तो इनसे कई बार जब सवाल पूछा गया रीइंकार्नेशन के बारे में, विच इज मोस्ट लॉजिकल इंसान इन द वर्ल्ड, तो इन्होंने मेरे से कहा कि मेरे से क्या मतलब वीडियो में बोला कि यू डोंट नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू विल रीइंकार्नेट, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज इट दैट रीइंकार्नेट्स। He never denied reincarnation. And then in one of the podcast, a lot of podcasts are there, जे कृष्णमूर्ति ने साइंटिस्ट से बात करी है। अगर आप जे कृष्णमूर्ति रीइंकार्नेशन टाइप करेंगे तो आपको वीडियोस मिल जाएंगी, जे कृष्णमूर्ति ऑन रीइंकार्नेशन, तो आप उन वीडियोस में जाके देखेंगे तो ही इज टॉक्ड अबाउट दैट। देन ही टोल्ड दैट द वल्गैरिटी रिमेन्स आफ्टर डेथ। What is vulgarity according to his words? Vulgarity means your thinking patterns, the habitual pattern of thinking, the habitual pattern of body, the habitual pattern of the mind, and the habitual pattern of the energies. He confirmed it. तो वहां से मेरे अंदर और डाउट उठा, मैंने कहा यार ये तो कुछ गड़बड़ है इसमें। फिर मैंने सोचा कि अपनी तरफ से जो मैंने रिसर्चेस किए थे वहाँ भी मैंने देखा कि जब शरीर मर नहीं सकता वो एटम्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जब कोई प्लैनेट नहीं मर सकता वो एटम्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जब कोई कागज़ नहीं मर सकता, कोई लकड़ी नहीं मर सकती, तो एक सिंपल सा लॉ है, इस दुनिया में किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है पूरी तरीके से, वो फर्दर एटम्स में डिवाइड हो जाएगा। तो आप कैसे ये कह सकते हो कि शरीर एटम्स में डिवाइड हो गया? ध्यान देना, शरीर एटम्स में डिवाइड हो गया। आप ये कैसे कह सकते हो कि मेमोरी पूरी तरीके से डिलीट हो जाती है? क्योंकि पूरी तरीके से डिलीट होना तो पॉसिबल ही नहीं है किसी चीज का। आप खुद सोचो ना, इस यूनिवर्स में ऐसा क्या है जिसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। अगर आप ब्लैक होल में भी किसी चीज को डाल देते हो जिसको अल्टीमेट डिस्ट्रॉयर बताया जाता है तो वो एनर्जी फेंकता है बाहर। इसके बारे में थोड़ा पढ़िए। ब्लैक होल एटम्स को खत्म करके उनको एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, यानी रेसिजुअल जो बचता है वो एनर्जी बचती है। और जब बहुत सारी एनर्जी बच जाती है, जब पूरा हर जगह से हर एक मॉलिक्यूल, हर एक एटम, हर एक पार्टिकल खत्म हो जाता है, जो पदार्थ है वो जब खत्म कर दिया जाता है पूरी तरीके से, उसको नष्ट कर दिया जाता है पूरी तरीके से, तो उसमें सिर्फ ऊर्जा बचती है। पदार्थ की जो ऊर्जा होती है वो बचती है। लेकिन आप क्या कह रहे हो? आप कह रहे हो कि शरीर मर जाता है, लकड़ी का मॉलिक्यूल बचता है, शरीर का मॉलिक्यूल बचता है, लेकिन आप कह रहे हो मेमोरी पूरी तरीके से डिलीट हो जाती है। आप ये किस बेस पे कह रहे हो? आप सिर्फ इस बेस पे कह रहे हो कि आपके पांचों सेंसेस, जो कि एक मॉलिक्यूल तक को नहीं देख सकते, उन पर आप भरोसा कर रहे हो, उन पांचों सेंसेस पे। और उन पांचों सेंसेस के बेस पे कह रहे हो हमें तो दिख नहीं रहा है, तो हम क्यों माने? अरे दिख तो ब्रह्म भी नहीं रहा था, तो ब्रह्म क्यों मान रहे हो? लोग मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं, सर एक्सपीरियंस कैसे करें ब्रह्म को? तो ब्रह्म को क्यों मान रहे हो? अगर दिखने पे ही विश्वास करना था तो उपनिषदों को जला दो।
क्यों मान रहे हो उपनिषद को भाई? क्यों भगवान को मानते हो? अगर दिखने पे ही जाना है तो। लेकिन जो तुम्हारे सुपरस्टिशंस हैं उनमें तुम हमेशा मानते हो, लेकिन जो मैं कह रहा हूं उसमें तुम क्वेश्चन कर रहे हो। वो भी क्वेश्चन कर रहे हो जो इस आदमी से, जिस आदमी ने हर तरफ से एंगल से देख लिया। अच्छा, यहां तक मैंने देखा, एक पॉइंट और अच्छा इसमें भी जस्ट आ रहा है मेरे माइंड में कि हम भगवान को मानते हैं, भगवान को हमने देखा नहीं है, लेकिन क्योंकि हमने रीइंकार्नेशन होते हुए नहीं देखा है तो हम रीइंकार्नेशन को नहीं मानते। हम चमत्कारों को मानते हैं, हम भगवान को मानते हैं। हम ये मानते हैं कि पैसे में सुख है, हम माया को मानते हैं, वहां पे हमारी सेंसेस नहीं दिखते हमें। लेकिन जब बात रीइंकार्नेशन की आती है तो हम कुछ नहीं मानते, हम कहते हैं हमें नहीं दिख रहा है, हमें नहीं लगता, हमारे लॉजिक में नहीं बैठ रहा। लॉजिक का मतलब क्या? लॉजिक विच इज कनेक्टेड टू सेंसेस। आपका लॉजिक बनता कैसे है? आप कह रहे हो कि मैं भूत प्रेत में नहीं मानता हूं, क्यों? क्योंकि आपको दिखा नहीं, आपको आज तक दिखा नहीं। आप इन्वेस्टिगेट करना तो सीखो पहले। रीइंकार्नेशन में, इसमें स्पिरिचुअलिटी में आने से पहले अगर आपको री इन्वेस्टिगेशन ही नहीं करना आया तो आप क्या कर पा रहे? इन्वेस्टिगेशन का पहला रूल है कि जब तक आपको प्रत्यक्ष प्रमाण ना मिल जाए तब तक इन्वेस्टिगेट करते रहो। और यहां तो आप कह रहे हो कि हमें प्रत्यक्ष प्रमाण, अरे तो सेंसेस जो देखते हैं वो क्या पूरी रियलिटी दिखाता है क्या? अगर आप सेंसेस पे इतना ही विश्वास कर रहे हो जिससे आपका लॉजिक क्रिएट होता है, तो क्या सेंसेस पूरी रियलिटी दिखाता है हर एक पदार्थ की, हर एक ऑब्जेक्ट की? आपको पता है अगर आप एक ड्रॉप ब्लड समुंदर में डालेंगे तो मीलों दूर से शार्क सूंघ लेती है। उसी शार्क के पास अगर आप खड़े हो ना तो आप शार्क से लड़ाई कर रहे हो। आप शार्क से कह रहे हो मुझे महक नहीं आ रही तो तुम बेवकूफ हो। अरे एक्चुअली में आपके सेंसेस की जो फील्ड है वो छोटी है, शार्क की जो सेंसेस की फील्ड है वो बड़ी है। बहुत सारे ऐसे जानवर हैं, पेड़ पक्षी, ये हैं, सांप है, एक पक्षी है, आज तक पता नहीं कर पाए अर्थक्वेक क्यों आता है, कैसे आता है। सॉरी, अर्थक्वेक आने की मशीन नहीं आ पाई आज तक, लेकिन वो पक्षी जो है, जो बर्ड है, वो पहले उड़ जाती है। आप किससे कंपेयर कर रहे हो अपने आप को? उनको कौन सा सेंस ऐसा मिल रखा है? उनके पास भी तो कुछ सेंस होगा ना, सांपों के पास या पक्षियों के पास, कि उनको पता चल जाता है अर्थक्वेक आता है। अच्छा चलो, सांप को तो वाइब्रेशन से पता चलता है, पक्षी के पास तो कुछ नया सेंस होना चाहिए, उसके पास तो कोई वाइब्रेशन भी नहीं है। क्या आपको लगता है इस दुनिया में सिर्फ पांच सेंस हैं? क्या आप ऐसे जानवरों को नहीं जानते हो जिनके पास और सेंसेस होते हैं? क्या अगर आपको वो सेंसेस मिल जाएं तो आप उन रियलिटी को सत्य नहीं मानने लगोगे? तो एक तो पहली चीज ये, यहां तक कनेक्ट हुआ। अब ये मेरी खुद की रिसर्चेस थी। उसके बाद पैरासाइकोलॉजी एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है जो कहते हैं साइंटिफिक एविडेंस के बिना बात करते हो आप। मैंने हमेशा नाम लिया है जिम टकर का। अगर आप जिम टकर के बारे में बात करेंगे, आईएन स्टीवेंसन टाइप करेंगे, तो वो खुद एक साइकेट्रिस्ट थे। उनके पास बच्चे आने लगे अपनी मम्मी को लेके, मम्मी आने लगे अपने बच्चों को लेके कि ये बच्चा मेरा पुराने जन्म की बातें कर रहा है। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, जहां भी बता रहा चल के देखते हैं। तो देखा तो वही सारी डिटेलिंग मिली जो उस बच्चे ने बताई थी, और बच्चा कभी उस जगह पे नहीं गया था। तो आप ये कह रहे हो, बीइंग अ संदीप माहेश्वरी फॉलोअर, कि आईएन स्टीवेंसन झूठ बोल रहा है, जिम टकर भी झूठ बोल रहा है, सब बेवकूफ बना रहे हैं। भाई किस पर्पज से बेवकूफ बना रहे हैं आपको? एक आदमी पूरा रिसर्च करके मर गया अपने 60 साल की रिसर्च में, और उसने एक केस बुक लिखी, 20 केसेस ऑफ सजेस्टिव केसेस ऑफ रीइंकार्नेशन। ही वाज अ ग्रेट साइकेट्रिस्ट ऑफ, उसने एमबीबीएस किया, साइकेट्री पढ़ी उसने, और वो खुद उसने जाके देखा, उसने इंडिया भी आया था। और वो 60 साल की रिसर्च पे आप कह रहे हो मैं संदीप माहेश्वरी पे गोली चलाऊंगा? संदीप माहेश्वरी के कंधे पे बंदूक रख के आप गोली चला रहे हो? क्यों? क्योंकि आप उनके फॉलोअर हो और आपने उनको बहुत प्यार करते हो, मानते हो। तो ठीक है, प्यार करो, लेकिन अंधे तो मत रहो। इसी को अंधभक्ति बोलते हैं। कि नहीं, उन्होंने तो नहीं बोला। अरे एक आदमी 60 साल की रिसर्च करके मर गया,
उसकी रिसर्चेस को बाकायदा जो अमेरिकन गवर्नमेंट है उसने अप्रूव दिया है। उसकी रिसर्च को उसका स्टूडेंट जो है अभी वो जिम टकर नाम का स्टूडेंट है वो और आगे बढ़ा रहा है। आप कह रहे हो कि उनकी कंबाइंड 100 साल की रिसर्च बेकार है। क्यों? क्योंकि आपके किसी यूट्यूबर ने बोल दिया। अरे कुछ तो शर्म करो, कुछ तो सोचो, कुछ तो सोचो। मैं कह रहा हूं कि मैं मत मानो रीइंकार्नेशन, मत मानो भूत प्रेत। मैं कह रहा हूं तुम्हारी बुद्धि में ये सब बातें नहीं घुसेंगी, लेकिन भाई कनेक्ट द डॉट्स, इन्वेस्टिगेशन करना सीखो। इन्वेस्टिगेट कैसे किया जाता है? कभी शमशान घाट पे बैठा है जाके? तू जाके बैठो, कभी भी जाके बैठो, कभी देखो कि हाँ भाई देखते होता कि नहीं होता। बिना घर में बैठे हुए एसी में। अब मेरी बात ये मत सोचना कि मैं तो बड़ा बोल रहा होता है। यही तो दिक्कत है, आप लोग आंसर चाहते हो कि वो बताओ होता है कि नहीं होता। अरे वही उनसे भी बोल रहे थे, संदीप महेश्वरी से भी आप वही मांगते थे, बताओ होता है, वो बोल दिया नहीं होता। अरे आप आंसर क्यों मांग रहे हो मेरे से यार? मत मानो नहीं होता है, इन्वेस्टिगेशन करना सीखो। ये देखो कि मैं कैसे पहुंच रहा हूं चीजों तक। ब्लैक होल के लिए भी बहुत लड़ाइयां हुई, नहीं मानते थे लोग। कोपरनिकस का जो स्टूडेंट था वो मर गया, उसको जिंदा जला दिया गया कि कह दिया कि पृथ्वी केंद्र पे नहीं है, सूर्य केंद्र पे है। आप क्या बातें कर रहे हो? ये कंडीशनिंग इतनी गंदी हो जाती है आप लोगों के अंदर कि आप कंडीशनिंग को सच मानने लगते हो। अरे क्वेश्चन योर कंडीशनिंग। जिस आदमी, जो इतना इंटेलेक्चुअल आदमी है, जे कृष्णमूर्ति, उसने कंफर्म किया है, लेकिन क्या वो संदीप महेश्वरी कभी बताएंगे आपको? नहीं बताएंगे। अब यहां से ये सब बातें आगे बढ़ी 2019-20 में। मेरे अंदर ये सब बातें चलती जा रही थी। आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, कुछ तो इसमें गड़बड़ है। फिर एक मैंने लॉ निकाला, और वो लॉ बहुत ही, अगर आप थोड़े से भी लॉजिकल हो तो उस लॉ को आप समझ जाओगे। समथिंग कैन नॉट कम्स आउट ऑफ नथिंग, ये लॉ है। तो जब मैं इस दुनिया में आया तो इस दुनिया में भगवान की बातें हो रही थी, रीइंकार्नेशन की बातें हो रही थी, भूत प्रेत की बातें हो रही थी। मैंने उस पर रिसर्च किया। डेफिनेटली जो सुपरस्टिशंस हैं उन पे भी मैंने रिसर्च किया और वो गलत थे। पर जिन मुद्दों पे कृष्णा ने बात करी, जिन मुद्दों पे पतंजलि ने बात करी, उनको मैंने इंपॉर्टेंस दी। वो क्या थे? रीइंकार्नेशन, संस्कार, वासनाएं। मैंने, आप कहोगे कि अच्छा समथिंग कैन नॉट कम्स आउट ऑफ नथिंग, तो इसका मतलब रात में झाड़ू लगाने से लक्ष्मी नहीं आती है? तो इसका भी कुछ लॉजिक होगा? नहीं, इसका लॉजिक इसलिए नहीं होगा गोचूचंद, क्योंकि ये बातें कृष्णा नहीं करते, ये बातें बड़े बड़े लोग नहीं करते। अगर ये बातें भगवत गीता में लिखी होती रात में लगाने से झाड़ू से वो भी आते हैं, लक्ष्मी नहीं आती, तो दोनों पे क्वेश्चन होता है, झाड़ू पे और लक्ष्मी पे। कि पहली चीज तो भगवत गीता में जहां पे मैं की बात हो रही है वहां लक्ष्मी जी का नाम क्यों ले लिया? दूसरी चीज कि झाड़ू लगाने से क्या सच में होता है? कुछ ना कुछ तो उसके पीछे लॉजिक होता, अगर कृष्णा ने भगवत गीता में बोला होता। लेकिन कृष्णा ने जन्म मरण की बात करी कि तुम्हारे अनेकों जन्म हुए हैं अर्जुन। यहां से क्वेश्चन उठ गया। अब वहां पे लोगों ने क्या मान लिया कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कि हम मरते हम जीते। ऐसा नहीं है। ब्रह्म जब जीता नहीं तो जब जन्मता नहीं तो मरण कैसे होगा? तो कुछ ना कुछ लॉजिक तो होगा उसके पीछे। अब यही जो रीइंकार्नेशन का टॉपिक है, पतंजलि जैसे सेजस ने उठाया, झाड़ू वाला नहीं उठाया कि झाड़ू लगाओ रात में लक्ष्मी नहीं आएगी। अगर वो उठाता तो मैं उस पर भी रिसर्च करता। तो ये पहले समझना जरूरी है। फिर यही क्वेश्चन जो उठाया वो उन्होंने उठाया, कृष्णमूर्ति ने उठा दिया, ओशो ने उठा दिया वही क्वेश्चन। ओशो तो कंफर्म कर चुके हैं पूरी तरीके से, खुल के। बहुत सारे सेजस ने बात करी, रामकृष्ण परमहंस ने बात करी इसके बारे में। अगर आप उनके लेक्चर सुनेंगे या फिर उनकी पुस्तकें पढ़ेंगे तो इसके बारे में बात स्वामी विवेकानंद ने भी करी है। तो इतने सेजस कहीं ना कहीं अगर बात कर रहे हैं जिनके, जो एक्चुअली में बहुत इंटेलिजेंट है, क्योंकि झाड़ू वाली बातें तो हमारे घर वाले करते हैं, तो ये लोग इंटेलिजेंट नहीं है। तो कुछ ना कुछ तो उसके पीछे लॉजिक होगा। और लॉ क्या है? लॉ ये है कि समथिंग कैन नॉट कम्स आउट ऑफ नथिंग। कुछ नहीं, कोई चीज, या कह सकते कुछ नहीं से नहीं आ सकता।
कुछ नहीं से नहीं आ सकता। समथिंग कैन नॉट कम्स आउट ऑफ नथिंग। एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है भगवान का, जिसके बारे में सबने बात करी है। तो सबसे पहला रूल है, किसी भी चीज के बारे में अगर कोई बड़ा सेज बात कर रहा है अलग अलग दिशाओं में, ये नहीं कि सिर्फ अद्वैत का आपने उठा लिया, कह रहे आप बोलोगे अद्वैत के सेजेस ने तो बात, अरे अद्वैत की सेज सिर्फ ब्रह्म की बात करेंगे क्योंकि वो अद्वैत के सेज हैं, अद्वैत के गुरु हैं। आप तंत्र उठाओ, तंत्र में तो बात हुई ना, तंत्र की पुस्तकें, उसमें तो बड़ी खतरनाक बातें हुई हैं। उसमें तो ये बातें हुई किसी का बाल निकाल लो, उसकी एनर्जी को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है सामने वाले पर्सन की। तो जो अद्वैत का प्राणी होगा वो अद्वैत की बात करेगा। मैं किसी एक चीज को आइडेंटिफिकेशन से बात नहीं कर सकता। आई एम नॉट आइडेंटिफाइड विद अद्वैत, आई एम आइडेंटिफाइड विद ईच एंड एवरीथिंग विच इज इंपॉर्टेंट। सो इस वजह से मेरे पॉडकास्ट जो है उसमें वैरायटी बहुत मिलेगी आपको। आज तक गलती क्या हुई, हर एक सेज जो है एक्सेप्ट ओशो, किसी एक के बारे, निसर्ग दत्त महाराज ने अद्वैत के बारे में बात करी। अब मैं क्यों बात कर रहा हूं वैरायटी में, क्योंकि ऑलरेडी इतना रिसर्च आ चुका है, तो अब वैरायटी हो सकती है। अगर मैं भी 200 2000 3000 साल पहले पैदा हुआ होता तो हो सकता मैं एक चीज के बारे में बात करता। और एक चीज और हमेशा समझो कि जब आपके पास सोशल मीडिया नहीं है जहां पे आप इमीडिएटली किसी को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, इमीडिएटली आप दुनिया तक बात पहुंचा सकते हो, तो आपको सिर्फ एक ही चीज चूज करनी होगी जिससे आप उस एक मैसेज को आपको पूरी दुनिया में फैलाना है। अगर आप एक से ज्यादा बात करोगे, फॉर एग्जाम्पल मेरे 12 लोग बैठे हुए यहां पे, अब मेरे 12 शिष्य हैं, उनसे मैं एक चीज बात करूंगा तो वो भी एक चीज बात करेंगे सामने जाके। उन 12 शिष्यों का जो उद्देश्य है वो है पूरा का पूरा मैसेज अद्वैत फैलाना। अगर मैं उनसे ये बातें करने लग जाऊं, अरे भाई ब्लैक मैजिक और तंत्र के बारे में भी होता है, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। लेकिन सोशल मीडिया के ज़माने में ये चीज़ें हो सकती हैं क्योंकि उसको इमीडिएटली इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, इमीडिएटली चेंज किया जा सकता है। अभी गुरु के हाथ में कंट्रोल है। तो पहले गुरु नहीं जाता था, गुरु के शिष्य भी जाते थे साथ में, और शिष्य उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं क्योंकि शिष्यों के भी शिष्य होते थे। तो एक ही मैसेज को पहुंचाना होता था। एक मैसेज अगर रहेगा, सिर्फ एक मैसेज रहेगा, तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन अगर 10 चीज मैं बता के बोलूंगा उनको, तो चाइनीज स्टॉक की तरह इधर उधर फैल जाएगा, फिर वो दुनिया में वो नहीं पहुंचेगा। तो इसलिए हर एक सेज ने एक बात करी। अद्वैत में अद्वैत की बात हुई, तंत्र में तंत्र की बात हुई, ये था। अभी कर सकते हैं क्योंकि अभी आप लोग मेरे साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हो, तो इस वजह से भी एक रीजन है कि वैरायटी में जा सकते हैं। एक ये भी रीजन है। अच्छा, ये हो गया 2019 में। फिर आए ओशो मेरे जीवन में, जिनको बहुत नेगेटिविटी मेरे माइंड में डाल दी थी लोगों ने। जब मैंने उनको सुनना चालू किया तो वो भी बात कर रहे थे रीइंकार्नेशन के बारे में। तो इस तरीके से कंफ्यूजन उठता गया। और मेरी अपनी खुद की रिसर्च भी थी जो हमने प्रत्यक्ष कर रखा था कि जब कुछ मर ही नहीं सकता तो मेमोरी कैसे डिलीट हो जाएगी। कहीं ना कहीं कुछ तो रेसिड्यू रहेगा ना। हो सकता है वो उस शेप में इंटैक्ट ना रहे जिस शेप में हमारे ब्रेन में होती है। लोग कहते हैं कि अरे ब्रेन जल गया तो मेमोरी भी जल गई। अरे मेमोरी कैसे जल जाएगी? राख, हर चीज की राख बसती है, हर चीज की राख बसती है। तो ब्रेन में जो इंफॉर्मेशन है उसकी भी राख बचनी चाहिए, राख बचनी चाहिए। और आप कहोगे कि वो हाथ में क्यों नहीं आ रही? क्योंकि जो ब्रेन की इंफॉर्मेशन है वही कौन सा आपके हाथ में आ रही थी, वो तो सटल थी पहले से ही, वो और सटल हो गई। इसको बोलते हैं जब इंसान मरता है तो जो वासनाएं होती हैं वो बची रह जाती हैं। अब जब वो बची रह जाती हैं तो वो एक्सप्रेशन ढूंढने की कोशिश करती हैं। इसको बोलते हैं प्रारब्ध कर्म या सांशित कर्म, जिसको हम पढ़ चुके हैं पहले भी। अब ये सांशित कर्म और प्रारब्ध कर्म कहां से कॉन्सेप्ट आया? ये भी नहीं आना चाहिए था। समथिंग कैन नॉट कम्स आउट ऑफ नथिंग। क्यों आया? किसने लिखा? कुछ तो लॉजिक होगा। अच्छा, भगवान का कॉन्सेप्ट क्यों आया? भगवान के कॉन्सेप्ट में भी कुछ ना कुछ लॉजिक होगा। क्या भगवान नहीं है? ऐसा भी नहीं है। क्या भगवान है? ऐसा भी नहीं है। तो वैसे क्या रीइंकार्नेशन नहीं है? ऐसा भी नहीं है। क्या रीइंकार्नेशन है? ऐसा भी नहीं है ना? तो उसकी रियलिटी जो नॉर्मल लोगों के माइंड में आप सुनोगे वो अलग है।
रीइंकार्नेशन की, भगवान की, लेकिन इसकी अलग है। तो इस तरीके की चीजें होती गई, मैं समझता गया, देखता गया। और भूत को लेके, घोस्ट को लेके मेरे पर्सनल कुछ एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जिनके बारे में बात करूंगा तो आप कहोगे कि यार ये क्या बातें हो रही हैं। तो मैं अपने दोस्तों से सुनता था, अपने घर वालों से सुनता था, बचपन के जीजा जी सुना रहे हैं, चाचा जी सुना रहे हैं कुछ कहानियां, तो मैं उस कहानी को ज़्यादा बताता नहीं। तो वहां से भी क्वेश्चन उठता है, भले मैं आपको नहीं बता पाऊँ, क्योंकि आप तो डाउट करोगे, बिकॉज जो चीज़ दिखती नहीं है उस पर शक होता है। तो सवाल यह आता है, भगवान तो नहीं दिखते, भगवान पे शक क्यों नहीं उठता है? क्वेश्चन करो अपने आप से। जो चीज दिखती नहीं है यानी भूत, उस पर शक होता है। तो सवाल यह आता है, भगवान दिखते नहीं, भगवान भी क्यों नहीं शक होता लोगों पे? क्वेश्चन करो। हर चीज मैं ही बताऊंगा क्या आप लोगों को? चलो बता देता हूं। जब आप पैदा होते हो तो 700 करोड़ लोग भगवान में मानते हैं, लेकिन जब आप पैदा होते हो ना तो 700 करोड़ लोग भूतों में नहीं मानते, कुछ लोग मानते हैं। जब आप पैदा होते हो तो भगवान से आपको डिजायर्स पूरे करने की शक्ति मिलती है, भगवान आपके डिजायर पूरे करते हैं। जब आप पैदा होते हो तो भूत आपके डिजायर पूरे नहीं करते, तो उनको इंपॉर्टेंस नहीं मिली है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 700 करोड़ लोग एक झूठ को सत्य मान रहे हैं तो वो सत्य में परिवर्तित हो जाएगा, नेक्स्ट जनरेशन के लिए या इस जनरेशन के लिए, दोनों के लिए। इसको बोलते हैं कल्पना जगत, यानी इमेजिनेशन, कि मेरा बेटा डॉक्टर है तो उसकी शान है, और अगर मेरा बेटा कुछ नहीं बना तो वो चूतिया है। ये क्या है? ये कल्पना जगत है। रियलिटी क्या है? बेटा डॉक्टर बने और अपने बारे में ना जाने तो भी चूतिया है, और अगर सिर्फ अपने बारे में जान जाए और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ना करे तो भी चूतिया है। और एक और रियलिटी है, चाहे बने चाहे ना बने कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन संसार को फर्क पड़ेगा। लेकिन संसार इंपॉर्टेंस किसको देता है? जो डॉक्टर बन गया। जब बच्चा पैदा होता है तो ये संसार एक जिम्मेदारी का बोझ डाल देता है उसके ऊपर कि बेटा ये इस दुनिया में तुम पैदा हुए हो ना, ये प्लेनेट जो है इसमें ऐसे काम होता है। उस काम को कंडीशनिंग बोलते हैं, उस सोच को कंडीशनिंग बोलते हैं। और बचपन में जब बच्चा बड़ा होता है, 20-30 साल का होता है, तो उसको इतनी बुरी तरीके से वो तब तक कंडीशन हो जाता है कि उसको लिटरली वो कंडीशनिंग सत्य में दिखने लगती है। This is called the influence. This is the power of conditioning. This is the power of conditioning. Can you understand what I'm trying to say over here? If you are born on a planet जहां पे भगवान को लोग पूज रहे हैं, तो आप भगवान को पूजोगे। If you are born on a planet जहां पे लोग कनखजूरे को पूजते हैं, तो आप कनखजूरे को पूजोगे। If you are born on a planet जहां पे लोग भूत पिशाच को पूजते हैं, तो आप भूत पिशाच को पूजोगे। इफ यू आर बॉर्न ऑन अ प्लैनेट जहां पे ब्रह्म को पूजते हैं, तो वहां पे आप ब्रह्म को पूजोगे। अब इसमें आप एक कंडीशन्ड माइंड ही तो हो, आपकी इंडिविजुअलिटी है कोई? नहीं है। किसकी इंडिविजुअलिटी होती? कुछ लोग आजाद हो जाते हैं, कुछ लोग दिमाग लगा के बाहर आ जाते हैं, फिर वो इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे संदीप महेश्वरी या पुराने ज़माने में आदि शंकराचार्य, अद्वैत के जो सेजेस थे, वो कुछ लोग आज़ाद हो गए। अब उनको अगर आप सुनोगे तो आपकी कंडीशनिंग चेंज हो जाएगी, क्योंकि वो आपको क्वेश्चनिंग करना सिखा देंगे। लेकिन आप क्या करते हो ना, आप क्वेश्चनिंग करना नहीं सीखते हो, आप डेटा एक्यूमुलेट करते हो। और जब आप डेटा एक्यूमुलेट करोगे ना, तो आप एक रट्टू तोता हो और कुछ नहीं हो, क्योंकि आप रीइंकार्नेशन के बारे में जानना चाहते हो। तो आप किसी को प्यार करते हो तो कहोगे नहीं नहीं यही जो बोल रहे ये सच है, ये जो बोल रहे सच है। ये नहीं होता है तरीका सीखने का सर। दिस इज नॉट द राइट वे टू अप्रोच। सो दीज आर द थिंग्स दैट हैज टू अंडरस्टूड। अब आपका क्वेश्चन उठे होंगे, क्या सर भूत पिशाच होते हैं, रीइंकार्नेशन होता है, नहीं होता? मुझे नहीं पता,
मुझसे मत पूछो मैं आपसे क्या बोल रहा हूं। मैं आपको कोई वर्डिक्ट नहीं सुनाऊंगा। इन्वेस्टिगेट करने का दम है तो देख लो। मैंने हमेशा आपको 3 प्रमाणों के बारे में आगाह किया है। अगर ये 3 प्रमाण आपके दिमाग में नहीं घुस रहे हैं तो स्पिरिचुअलिटी को छोड़ के पढ़ाई लिखाई करना चालू कर दो, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में, सच बता रहा हूं, अगर ये 3 प्रमाण नहीं घुस रहे हैं, मैंने हमेशा बताया, एक बार फिर बता देता हूं, हो सकता है कि मेरी एनर्जी वेस्ट हो, लेकिन चलो कोई नहीं। ये 3 प्रमाण है जिससे आप निरीक्षण कर सकते हो, इन्वेस्टिगेट कर सकते हो। सबसे पहला प्रमाण है आगम ब्रह्मांड, यानी जो कुछ भी रीइंकार्नेशन के बारे में बातें हुई हैं बड़े बड़े सेजेस की, ये नहीं कि मम्मी पापा को सुन रहे हो, बड़े बड़े सेजेस को जो अथॉरिटी हैं, यानी जो कुछ भी बातें कर रहे हैं अथॉरिटी वाले लोग, ऑथोराइज्ड लोग रीइंकार्नेशन के बारे में, अगर रीइंकार्नेशन इन्वेस्टिगेट कर रहे हो तो पहले वो सुनना चालू कर दो। जब आप सबको सुनोगे तो आप कहोगे ये तो सब, हर आदमी ने रीइंकार्नेशन के बारे में बात करी है। अब आपका यहां से आपको ग्रीन सिग्नल मिल गया कि हाँ भाई ये टॉपिक रिसर्च करने वाला है, क्योंकि अगर किसी ने नहीं बात करी होती तो आप कहते हैं तो टॉपिक क्लोज है, लेकिन टॉपिक ओपन हो गया। क्यों? क्योंकि सबने बात करी है और सबने कहा है कि होता है, लेकिन किसी ने कुछ और इंटरप्रेट किया, किसी ने कुछ और। अब आपका काम है रीइंकार्नेशन की असलियत समझना, ये नहीं कि होता है कि नहीं होता। अब आपका काम है असलियत, क्योंकि किसी ने कुछ और इंटरप्रेट किया, किसी ने कुछ और इंटरप्रेट किया। उसके बाद आपको आगे उसको इन्वेस्टिगेट करना है, अनुमान लगा लगा के कि हो सकता है ये, हो सकता है, हो सकता है ये, हो सकता है, हो सकता है ये, हो सकता है। फिर आपको कनेक्टिंग द डॉट्स, यानी सारे डॉट्स को कनेक्ट करना है कि उसने क्या बोला, उसने क्या बोला, उसने क्या बोला, उसने क्या बोला। उसके बाद मैं क्या देख पा रहा हूं अपनी आंखों से, क्या मुझे कुछ दिखाई दे सकता है? तो आपको जो मैंने बताया कि समथिंग कैन नॉट कम्स आउट ऑफ नथिंग, ये एक प्रत्यक्ष प्रमाण है। क्योंकि कुछ लॉस, कुछ सटल चीजों को, अगर आप सटल चीजों को जानना चाहते हो ना, तो आपको कुछ बड़े लॉस को पहले सिद्ध करना पड़ेगा अपने लिए। जैसे पहला लॉ है समथिंग कैन नॉट कम्स आउट ऑफ नथिंग, दूसरा लॉ है नथिंग कैन डाई, नथिंग कैन डाई, ये दूसरा लॉ है। तो इन दोनों लॉ को जो आप सिद्ध करोगे तो प्रत्यक्ष प्रमाण हो जाएगा। तो ये 3 प्रमाण आपको मिल गए, आपको पता लग गया रीइंकार्नेशन होता है, लेकिन उस तरीके से नहीं होता है जिस तरीके से आप सोच रहे हैं। खत्म हो गया, पता चल गया। चलिए, आई होप समझ में आया हो। टेक केयर, बाय। हो सकता है आपको लगे कि इसको जानना ज़रूरी है भी या नहीं है, नहीं ज़रूरी है। देखिए, आप जिस स्टेज पे हैं, आप मत जानो, आप ये जानो कि मैं कौन हूँ। क्यों? क्योंकि आपका उद्देश्य क्या है, आपको देखना पड़ेगा आपका उद्देश्य क्या है। आप मेरे उद्देश्य को क्वेश्चन मत करो कि मेरा उद्देश्य क्या है। मैं ऑलरेडी काफ़ी आगे आ चुका हूँ, तो मैं उस हिसाब से देख रहा हूँ। मैं फर्स्ट क्लास की बात तो करूँगा, मैं 10th क्लास की बात करूँगा ना, मैं 10th में हूँ, तो मैं फर्स्ट सेकंड की बात तो करूँगा नहीं। और रही बात ब्रह्म को जानने की, ब्रह्म को अगर आपको समझना है, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञानी बनना है, तो उसमें कुछ ही साल में हो जाता है। 1 2 3 साल, अगर आप 2 साल भी शिद्दत से कर लेते हो तो 2 साल में आपके अवचेतन मन में वो जाने लगेगा कि आप कौन है, और आपको एक्सपीरियंशली भी दिखना चालू हो जाएगा ये कि आप एक्चुअली में कनेक्टेड है हर चीज़ से। वो कनेक्टेड है तो एक है, क्वेश्चनिंग करोगे तो उससे भी दिख जाएगा, है ना। तो जब आप क्वेश्चनिंग करते हो तो उससे ही आपको प्रत्यक्ष प्रमाण होता है कि ब्रह्म क्या है, ब्रह्म क्या है और मैं कौन हूँ। तो उससे आपको दिख जाएगा, क्योंकि हर चीज़ कनेक्टेड है एवोल्यूशन में। अगर पंछी है तो मैं हूँ, अगर इंसेक्ट्स है तो मैं हूँ, अगर पेड़ पौधे हैं तो मैं हूँ, और अगर मैं अलग होता तो मेरी बुखार की दवा भी अलग होती। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके अंदर उठते हैं कि मेरा डीएनए सिग्नेचर अलग क्यों है, अगर ऐसा है तो वो इस वजह से है क्योंकि आप डीएनए सिग्नेचर का कंपोजिशन नहीं देख रहे हो। जो डीएनए सिग्नेचर है उसका कंपोजिशन देखो, वो तो सब में सेम मिलेगा। पैटर्न मत देखो कि आप देख रहे हो कि मेरे फिंगरप्रिंट्स के पैटर्न तो अलग, अरे लाइनें हैं वो, एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल जस्ट अ फकिंग लाइन, इट्स जस्ट इन अ डिफरेंट पैटर्न। तो आपको 2 चीज़ें क्लियर हुई कि जो फंडामेंटल चीज़ें होती हैं वो तो सेम होती हैं, तो इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया। लेकिन जब उन्हीं फंडामेंटल से भौतिक बनता है तो भौतिक में यूनिकनेस की छाप चली जाती है।
यूनिकनेस, एवरीथिंग हैज़ टू बी यूनिक इन भौतिक. सो इट्स अ कंप्लीट पोल्स अपार्ट रियलिटी. देयर इज अ रियलिटी जहाँ पे कुछ भी यूनिक नहीं है, सब सामान्य है. दूसरी रियलिटी है जहाँ पे सब कुछ यूनिक है. अब इससे कन्फ्यूजन क्रिएट होता है. कोई लोग कहते हैं कि अगर हम इंडियन है तो हम चाइनीज़ पे वॉर करेंगे क्योंकि हम चाइनीज़ से अलग है, जबकि आप और वो सेम है. वो बात अलग है कि वो ऑक्टोपस खा रहे हैं, लेकिन अगर वो दाल चावल खाएंगे तो नहीं डाइजेस्ट होगा. क्या आप ऑक्टोपस खाओगे तो नहीं डाइजेस्ट होगा? हो जाएगा. तो आपका उद्देश्य क्या है, आप वो देखिए. आपका इंटरेस्ट नहीं है इन सब चीज़ों में जानने का तो मत जानिए. और इंटरेस्ट की बात नहीं है यहाँ पे, आपका उद्देश्य क्या है. अगर आपको दुखों का सही करना है तो आत्मज्ञान आपके लिए सही है. तो मेरे आत्मज्ञान के पॉडकास्ट अगर आप वो सुनना चाहें तो वो सुन सकते हैं. उसके आगे अगर आपको जानना है नेचर ऑफ द माइंड के बारे में, लॉज ऑफ द यूनिवर्स के बारे में, तो वो जान लीजिए. अब वो जानना ज़्यादा ज़रूरी है. सोसाइटी के ये पोर्च कार ठुक गई और ये 2 लोगों को ठोक दिया, ये मेरे लिए जानना ज़रूरी नहीं है. मुझे लगता है कि इससे मेरी आंतरिक वृद्धि नहीं होती है. ये तो पॉलिटिकल बातें हो गई, तो मीडिया बातें कर रही, जर्नलिज्म आपके और जर्नलिस्ट में फ़र्क क्या हुआ है ना. तो अब इससे होता क्या है, जब मैं नई नई चीज़ें माइंड के बारे में जानता रहता हूँ, यूनिवर्स, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं यूनिवर्स को डिकोड कर रहा हूँ. अब आपको वो यूनिवर्स को डिकोड करने का क्या पर्पज़ है? क्यों नहीं पर्पज़ है, बहुत बड़ा पर्पज़ है. आप उसको यूज़ कर सकते हो, आप समझ सकते हो. और दूसरी बात यह है कि इसको इसलिए मैं करता हूँ क्योंकि आत्मज्ञान के बाद कुछ करने के लिए रह नहीं जाता. जो ऊर्जा है ना, वो कहीं ना कहीं तो लगानी पड़ेगी ना. तो कहाँ लगाएं? यहाँ लगाएं. तो मैं यहाँ लगाता हूँ, मेरे हिसाब से ही है. आपको अगर प्राइम मिनिस्टर बनना है तो आप वहाँ लगाइए. चलिए, टेक केयर.